लीवर एक जरूरी अंग है जो पित्ताशय और अग्न्याशय को अंगाशय के साथ साथ भोजन के पाचन में मदद करता है। लीवर हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को पचाने के लिए कई तरह के एंजाइम छोड़ता है। जब हमें पता होता है कि हम कौन सा खाना खा रहे हैं या खाने वाले हैं, तो हम लीवर को पाचन प्रक्रिया के लिए तैयार होने और जरूरी एंजाइम छोड़ने का संकेत देते हैं। भोजन के कारण होने वाली समस्याएं हमारा दिमाग साफ करता है। स्वास्थ्य समस्याएं हमारा दिमाग साफ करता है। आज दुनिया में कई लोगों के बीच मोटापा एक बड़ी चिंता का विषय है। तो भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त लोग ज्यादा खाने में लिप्त हो रहते हैं। वे स्वस्थ भोजन नहीं खाते। जो भी तनाव में होते हैं ना, वो स्वस्थ भोजन नहीं खाते। जो भी टीवी में देखते रहते हैं तो उसको ये होता है माइंड में, उसको ऑर्डर करे खाए ऐसा लगता है। तो एक इसी इसी सी वजह से क्या होता है, मोटापा होने लगता है। बल्कि ज्यादा कैलोरी वाला, चीनी वाला खाना खाते हैं वो लोग तनाव में, जिससे उन्हें एक नशा जैसा होता है उन्हें। तो याद रखें आप, तनावग्रस्त शब्द स्ट्रेस स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस्ड, STRESSED। इसको आप उल्टा कर, पहले आप लिखिए स्ट्रेस्ड, STRESSED। तो उसको क्या कीजिए आप, उल्टा करिए उसी स्पेलिंग को। क्या होता है वो? डेजर्ट होता है नहीं? मतलब हम तनाव स्ट्रेस में डेजर्ट खाते हैं। डेजर्ट मतलब मिठाई जो खाते हैं। तो पचा हुआ जो भोजन कब्ज पैदा करता है। पचा हुआ वसा शरीर में उच्च कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है। जब लीवर शरीर में भोजन को पचाता है तो लीवर की ऊर्जा की कमी के कारण एसिडिटी होता है। तो आप 60-70% खाना चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, पानी पीते हो, तो आप यहाँ तक को, छाती के नीचे तक वो आ जाता है। तो उसके बाद आप पानी जब पीते हो ना, तो क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, एसिड हमारे लिए, एसिड यहाँ तक आने से वो एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है। तो भोजन से पहले फल खाना चाहिए, भोजन के बाद नहीं खाना चाहिए। अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में फलों को पचने में कम समय लगता है। इसलिए जब आप भोजन के बाद फल खाते हैं तो वे बहुत जल्दी पच जाता है। लेकिन पाचन तंत्र में उन्हें, जो पहले खाए हुए होते हैं ना, उन्हें साफ होने के लिए इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि बाकी जो भोजन अभी भी वहीं पे अटक जाता है ना, अभी भी पाचन की प्रक्रिया में होता है। यह पचा हुआ फल किण्वित करता है और एसिड का रिफ्लेक्स पैदा करता है, जिससे हमें एसिड होती है। तो ये हो गया खाने के बारे में, इतना ही था मैडम। और एक डायबिटीज के लिए मुद्रा बताऊंगी मैं। दिख रहा है आपको? नहीं मैडम, काफी देर से दिख ही नहीं रहा था, अब दिख मैं रहा दिख है। मैं दिख आपका रही हूँ वीडियो ऑफ आपको? है। वीडियो ऑफ मेरा दिख रहा है? वीडियो ऑन अभी किया हाँ आपने। मैडम, अब दिखा है। हाँ अब भी नहीं दिख रहा, अब दिखा है। हाँ। तो अभी मेरा वीडियो नहीं दिख रहा था आपको? नहीं नहीं नहीं, पहले मैम, नहीं दिख रहा था मैम। आपने अपने आप वीडियो ऑफ नहीं कर बताया मुझे। ठीक है, अभी देखिए, डायबिटीज का जो 5 मुद्राएं बताऊंगी। किसी ने कल भी पूछ रहे थे ना, कोई डायबिटीज का मुद्रा। तो 5 मुद्रा बताऊंगी। पहला वाला लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा ऐसा करना चाहिए, हाथों में हाथ ऐसा डालना चाहिए, और एक जो उंगली होता है ना हमारा, थंब ऐसा होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम? लिंग मुद्रा। दिखाई दे रहा है? लिंग मुद्रा, इसको दिखाई दे रहा है ना? यस दिख मैम। रहा है। हाँ। और सूर्य मुद्रा, जो ये अंगूठे का जो हमारा फिंगर होता है ना, रिंग फिंगर, उसको थंब से ऐसा करना, उसको ऐसा करके इसको सूर्य मुद्रा बोलते हैं। तो इसको हमारे थई पर रख के करना चाहिए 20-20 मिनट। जो भी मुद्रा 20 मिनट करना ही चाहिए, 20 से 30 फायदे के लिए। तो अपान मुद्रा मैंने कल ये बताया था। अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा बताया था हमने। ये अपान मुद्रा ऐसा होता है। ये जो हमारा ये इंडेक्स फिंगर और ये स्मॉल फिंगर होता है ना, ऐसा करना चाहिए, और ये तीनों पकड़ना चाहिए। इसको अपान मुद्रा बोलते हैं। दोनों हाथों से ये करके हमारा थई पे बैठना चाहिए। तो ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा तो पता है आपको, ऐसा थंब और
इंडेक्स फिंगर, एक ज्ञान मुद्रा, 4 हो गया। और एक है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा मतलब ये 2 फिंगर ऐसा और ये ऐसा। तो ये 5 मुद्राएं जो भी डायबिटीज वाले हैं वो रोज आपको कोई एक भी एक इनमें से कोई भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं डायबिटीज वाले। तो थैंक यू, आपने सबने इस शांति से बैठ के सुनाया, सबने थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। ध्यान आप कराने वाली। आप ध्यान शुरू कर सकते हैं मैडम। आपको अगर किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, बाद में आप ध्यान कर सकते। 9:20 होने वाला। थैंक यू मैडम। मैम, बहुत डायबिटीज का ये कितने दिन तक चला जाएगा? हाँ, कितने दिन करने से इफेक्ट आएगा डायबिटीज में? मिनिमम 40 डेज करना चाहिए। ओके, फायदे थैंक के लिए। यू। मैम कंटिन्यूशन में ही चलेगा आपका, अगर आप ये डायबिटीज को कंसिस्टेंसी तो होना चाहिए ना। पूरी अगर तरह एक दो से तो करना क्या चाहेंगे दिखाएगा? तो 40 डेज तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा, और उसके बाद प्रैक्टिस आपको डेली डेली करना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी काम को छोड़ दोगे तो फिर से आना शुरू हो जाएगा। गोली खाने से तो अच्छा है ना, ध्यान का यही भी करते फायदा, हैं। ध्यान का भी अगर फायदा उठाना चाहते हो, आपको मिनिमम 40 डेज में ही आपको रिजल्ट आएगा। कंटिन्यूस 40 डेज किया तो ही। क्या मैडम? शारदा मैडम। मैम आपकी वीडियो फिर चली गई है। नहीं, टैबलेट खाने से तो अच्छा है ना, मुद्रा ही कर लो। हाँ। मैंने मैम, वीडियो ऑफ किया ही नहीं है। मैडम, आपने बोला कि मिल्क नहीं लेना है, एनिमल मिल्क, राइट? एनिमल मैम बेस्ड वीडियो प्लांट फिर मिल्क, चली गई है। आपने प्लांट मिल्क के लिए बोला कि लेना है, जी, बट वीडियो नहीं आ आप रही है मैम। उधर उधर दही के लिए आपने हाँ बोला, राइट? यस। दही तो में जो दही, गुड बैक्टीरिया होता है ना, जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए, हमारे गट के लिए वो अच्छा होता है। दही हम रेकमेंड कर, घी भी ले सकते हैं आप। घी गाय का, बट मैम मैं अभी देसी नेचुरोपैथी को गाय फॉलो का कर घी रही ले हूँ, सकते हैं। नेचुरोपैथी को फॉलो कर रही हूँ, तो उन्होंने अच्छा। हम लोग को दही और दूध दोनों मना कर दिया। तो कई लोग क्या करते हैं, मिल्क से जो भी प्रोडक्ट मिल्क एंड बनाया मिल्क, होता है, हाँ हाँ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को मना कर देती हैं। लेकिन जो छाछ और दही है वो हमारे गट के लिए अच्छा है ना, डाइजेशन अच्छा होता है, इसलिए हम जांच पी सकते हैं बटर मिल्क। तो तो हम उन्होंने फुल्ली मना कर दिए कि नहीं, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। वो कहते देसी कि घी का होना चाहिए बस। और घी भी घी खा सकते हैं हम। घी तो जोड़ों के घी, वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 1 चम्मच, एक खाने राइट, में 2 चम्मच घी खाना चाहिए, देसी गाय का घी। जी, राइट। यस मास्टर, सभी का कोई क्वेश्चन रहता है तो बोलिएगा, दोबारा से मैम से बात कीजिए, और नहीं तो फिर हम ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएं। ठीक है। थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू मैम सो मच। अगर दस्त से सर थैंक में यू सो दर्द मच हो मैम। तो क्या करना चाहिए? मैंने एक पॉल्यूशन मैसेज से? भेजा था ना सर दर्द के लिए, कुछ ग्रुप नहीं, में दिया था पॉल्यूशन से, किसी। जैसे भीड़ भाड़ में निकलती हूँ तो उसके, जैसे किसी दिन मास्क लगाना भूल गई तो वो थोड़ा थोड़ा पेन होने लगता है सर में। सर में वो जो जी, शुंठी का हल्का। रस निकाल के आप इधर रखिए और किस चीज ध्यान का मैम? कीजिए। शुंठी, शोंठ का जी। उसका रस निकाल के, उसके हाँ हाँ। थोड़ा सा नींबू डाल के यहाँ अदरक। पर लगाइए। नहीं तो पुदीना का रस निकाल के ऐसा डालिए, उसमें मेंथॉल होता है। ये मैं जी जो भी बताती हूँ नेचुरल बताती हूँ। और जी जी। ध्यान से भी आपको सर दर्द कम हो जाए, मैम माइग्रेन 20 कम हो साल जाए। से मैं सर दर्द से परेशान थी, मेरे सर का दर्द बिल्कुल चला गया ध्यान करने से, और मैम पैर अगर का आप दर्द। जो अभी आपने जो कमांड थोड़ी सी छोड़ रखी है ना सिर दर्द के लिए, आपने एक्सेप्ट कर रखा है कि मुझे बाहर जाने से सिर दर्द आएगा, आप एक पूरा होके जाइए और बिल्कुल दर्द नहीं और आएगा। खाना भी आप एंटीऑक्सीडेंट खाना, अच्छा वाला खाना खाइए। आप बिल्कुल बिना मास्क के जाइए, और वेजिटेबल्स और दर्द नहीं फ्रूट्स आएगा ऐसा आपको। खाना चाहिए। जब जी खाने जी, में ये पहले अपने माइंड में सेटअप करना पड़ेगा इस बात को। जी जी, ये माइंड में इन्फ्लेमेशन सेटअप से है, भरा इसलिए हुआ आपको दूध वगैरह और प्रोसेसर फूड्स, बेकरी फूड्स, क्योंकि अगर मान लो इन्फ्लेमेशन होता पॉल्यूशन से है तो आता है। इससे भी पेन बढ़ता है। जो जिसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है उसमें पेन होता ही है। तो इन्फ्लेमेशन जो जिसमें होता है वो आवाज। खाना नहीं खाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो मास्टर थैंक यू सभी को, और अभी आप ध्यान अवस्था में बैठ जाएंगे अपने पैरों को क्रॉस करते हुए।
और हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लेंगे, आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे और 3 गहरी गहरी लंबी सांसें लेंगे। तो आप सभी अपने अपने गुरुओं को आवाहन करेंगे, नमन करेंगे। तो उसके बाद आप ध्यान में अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम ब्रह्मऋषि पत्री जी, सुभाष पत्री जी को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं, पृथ्वी माता को नमन करते हैं, अपने स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान को नमन करते हैं और संभालाज और सभी परम गुरु मंडल को नमस्कार करते हुए हिमालयन योगियों को नमस्कार, सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियों को नमस्कार करते हुए और उन सब को हम अपने ध्यान के लिए आवाहन करेंगे। तो मास्टर सभी के अपने गुरुओं का आवाहन करेंगे। ब्रह्मऋषि पत्री जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। संभाला गुरुदेव भगवान और संपूर्ण गुरु मंडल, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। पृथ्वी माता, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस एंड हेल्प अस। सप्तऋषि पत्नियां, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। और हिमालयन योगी जिन्होंने ये ध्यान की विधा हमें दी है, हमारे बीच में लाया है, तो वो हमारे पास आए और हमारे साथ बैठ के हमारी ध्यान यात्रा में हमारा सहयोग करें। तो सभी अपने पास अपने गुरुओं का, जिनका हमने आवाहन किया है, उनका प्रेजेंस फील करते हुए दोनों आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। मास्टर कोई भी आंखें ना खोले, क्योंकि हमारी जो आंखों से 80% एनर्जी हमारी बाहर जाती है। हाथों को अगर हम क्रॉस नहीं करेंगे तो 10% हाथों से, और पैर क्रॉस नहीं होंगे तो 10% पैरों से। तो इस प्रकार हमारी जो 20% हाथ और पैरों से एनर्जी वेस्ट होती है, तो इसीलिए हमें उन्हें क्रॉस करना होता है। और आंखों को बंद करने से हमारी 80% एनर्जी हम सेव कर पाते हैं। तो इसीलिए उन्हें आंखें कोई भी ना खोले। अगर किसी को प्यास लगी होती है तो वो हाथ आंखें बंद करे करे पानी अपने पास रख के पानी पी सकते हैं। और अगर ध्यान अवस्था में बैठे बैठे अगर किसी को पैर में कोई झंझनाहट हो रही आ रही है या कोई असहज फील हो रहा है, तो वो अपने पैरों को भी हिला डुला सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे बार बार ना हिलाए। तो मास्टर आइए 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और कुछ सेकंड रोकते हुए धीरे से मुंह से छोड़िए। पूरी सांस भरनी है आपको और कुछ सेकंड रोकनी है। रोकने के बाद धीरे धीरे एक एक चक्रात पे उसको फील करते हुए बाहर निकालेंगे। फिर एक गहरी लंबी सांस, पूरे शरीर में सांस भरनी है और उसको भरते हुए देखिए। कुछ सेकंड रोकते हुए धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस, पूरे शरीर में तनाव भरते हुए पूरी तरह से अपने शरीर में पूरी सांस फैला दीजिए और कुछ सेकंड रोकते हुए धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। मास्टर जो भी हम एनर्जी, जो हमें कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड द्वारा मिलती है, वो हमें, हमारे को ये भौतिक शरीर जो हमारा है ये ग्रहण नहीं करता। हमारा जो ऊर्जा शरीर होता है उसी द्वारा ये एनर्जी ग्रहण की जाती है। तो ऊर्जा शरीर के लिए हम आके, जैसे हमें पता है कि हमें पिरामिड में बैठ के ध्यान करने से 3 गुना अधिक शक्ति मिलती है, तो हम अपने सूक्ष्म शरीर पे, प्राणिक शरीर पे एक एक पिरामिड स्थापित करेंगे ताकि हम अधिक से अधिक एनर्जी ग्रहण कर सके। तो मेरे साथ साथ अपने मन ही मन दोहराएंगे। मैं अपनी पूर्ण चेतना से पूर्ण आत्मा द्वारा एक 60 पिरामिड का निर्माण करती हूँ, जो कि मेरे सहस्रार चक्कर पे आके स्थापित हो जाए और उसके द्वारा मैं ये कॉस्मिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो विश्व स्तरीय ऊर्जा पूरे विश्व में भ्रमण कर रही होती है, उसे ग्रहण करने के लिए
अपने शरीर को एक्सेप्टेंस दे दी। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। इस प्रकार हम अपने सहस्रार चक्र पे एक साल पिरामिड का निर्माण करते हुए ये ग्रहण करने, कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करना शुरू करते हैं, रिसीव करना शुरू हो गए हैं। सभी अपना ध्यान अपने पूरी तरह से सहस्रार चक्कर पे ले जाए और आपके साल पिरामिड द्वारा आपको जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में आपकी प्रविष्ट हो रही है, वो बहुत ही सुंदर दूधिया कलर का ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, जिससे आपके सिर के ऊपर जैसे चांदनी की वर्षा हो रही है, चांद की जैसे चांदनी छिटक रही होती है और दूधिया कलर उसका रहता है बौछारों की तरह आपके सिर के ऊपरी हिस्से में, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जहाँ पे हमने अपना साल पिरामिड का निर्माण किया है। तो वहां पे हमारे ये दूधिया कलर का प्रकाश फैलने लगा मास्टर। दोस्तों, कोई भी अपने ध्यान को इधर उधर ना ले जाए, पूरी गहनता के साथ साक्षी भाव से कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर में प्रवेश होते देखेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने सिर के ऊपरी हिस्से पे बनाए रखें। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करें और महसूस करें आपके सिर के ऊपरी हिस्से पे ये कॉस्मिक एनर्जी दस्तक देने लगी है और धीरे धीरे जैसे क्षण के अंदर जा रही है। बहुत ही सुखद अनुभव। दोस्तों, यहाँ से हमारी 72,000 नाड़ियां एक्टिव होती हैं, जो हमारे पूरे शरीर में फैली होती है और इन्हीं नस नाड़ियों के द्वारा हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जब भी इन नस नाड़ियों में कोई भी धब्बा बन जाता है, तो वहीं पे उसी अंग में हमें कोई ना कोई रोग सताने लगता है। लेकिन हम अपने ध्यान द्वारा कॉस्मिक एनर्जी लेते हुए प्रत्येक नस नाड़ी को क्लीन करेंगे और कोई भी धब्बा अगर किसी नाड़ी में है तो उसे हम ध्यान के प्रकाश द्वारा अपने शरीर से दूर हटाएंगे। ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से फैलने लगी है पूरी नस नाड़ियों में, 72,000 नस नाड़ियां, जो आपकी 36,000 राइट साइड में और 36,000 लेफ्ट साइड में फैली होती है, पूरे शरीर को एनर्जी प्रदान कर रही। कोई भी आंखें ना खोले और अपने सांसों की गति को पहचाने। साक्षी भाव से आती और जाती सांसों को देखते रहे। सांसें लंबी हैं, छोटी हैं, इन्हें बदलने की कोशिश ना करें। जो भी नेचुरल सांस आप ले रहे हैं उसी तरह से सांस लेते रहना है, उनमें कोई बदलाव नहीं करना है। पूरे सिर के ऊपरी हिस्से में ये ऊर्जा फैलते हुए आपके मेरुदंड के ऊपरी हिस्से पे कॉस्मिक एनर्जी आ चुकी है। यहाँ इसके द्वारा जो हमारा मेरुदंड होता है, हमारा पूरे शरीर का बेस होता है, इसी के द्वारा हम ये कॉस्मिक एनर्जी पूरे शरीर में फैलाएंगे। धीरे धीरे आपके पूरे सहस्रार को एनर्जी देते हुए एक झंझनाहट के साथ
बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर के भीतर बहने लगी है। ध्यान से देखिए मास्टर, आपके मेरुदंड पे जैसे चींटियां चल रही है या झंझनाहट सेंसेशन हो सकती है, या पानी की तरह जैसे पानी धीरे धीरे रिसता हुआ नीचे जा रहा होता है, उस तरह से फील कर सकते हैं। एक एक नस नाड़ी में ये कॉस्मिक एनर्जी फैलने लगी है। बहुत ही सुंदर दूधिया प्रकाश आपकी हर नस नाड़ी के धब्बे को धोते हुए आशियाना समुद्र की अग्नि में नेगेटिव ऊर्जा या ब्लॉक्स जो आपके शरीर में हो चुके हैं उनको हटाते हुए आशियाना समुद्र की अग्नि में भस्म करके आपके शरीर से दूर हटा रहे हैं। जैसे जैसे ये एनर्जी आपकी नस नाड़ी में फैल रही है, एक एक अंग को टच करते हुए पूरा ध्यान ये फैलती हुई ऊर्जा पे बनाए रखें। आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें, कोई भी इनका साथ न छोड़े। Chai, garma garam chai for everyone. Whiskey on the rocks, right? No, totally. Go. That's got a few. यार परसों इस गधे का फेयरवेल है, मैं सबको ग्रुप पे पूरा ध्यान अपनी सांसों पे बनाए रखें। धीरे धीरे आपकी आजा चक्कर से फैलती हुई आपके पूरे मुखमंडल पे आपका मुख मंडल पूरी तरह से दूध या प्रकाश के उजाले में चमकने लगा है। आपकी आंखें, नाक, कान, मुखमंडल सभी ऊर्जावान हो चुके हैं। धीरे धीरे ये दूध या प्रकाश की बौछारें आपके शरीर के निचले हिस्से गर्दन पे आ चुकी है। गर्दन के चारों तरफ ये दूध या प्रकाश की बौछारें हो रही है और आपकी गर्दन में जो भी अंश ऑर्गन्स हैं आपके, श्वास नली, खाने वाली नली, थायराइड ग्लैंड्स पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुकी है और आपकी वाणी में मिठास घुल चुकी है।
पूरी तरह से आपका गर्दन का भाग ऊर्जावान हो चुका है। अब पीछे से आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मेरुदंड के द्वारा ये ब्रह्मांडीय कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा को होते हुए पूरे शरीर में अपनी प्रकाश की किरणों को फैला रही है। पूरा ध्यान अपने मेरुदंड पे बनाए रखेंगे। कमर सीधी रखें। धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा को छूते हुए पूरे एक एक चक्राज पे एनर्जी आते हुए विशुद्धि चक्र को नीले रंग से सरोवर करती हुई। तो आइए हम सब मिलके अपने विशुद्धि चक्र को और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए एक डायमंड पिरामिड का निर्माण करेंगे। मैं अपनी पूर्ण चेतना द्वारा पूर्ण आत्मा से एक डायमंड पिरामिड का सर्जन करती हूँ जो मेरे विशुद्धि चक्र पे आके स्थापित हो जाए। सभी महसूस करेंगे आपके विशुद्धि चक्र पे डायमंड पिरामिड आ चुका है। गुरुदिया किरणें जो आपकी साल पिरामिड से बहने लगी थी डायमंड पिरामिड की संपर्क में आके क्लियर क्रिस्टल कलर का ऊर्जा प्रकाश आपके शरीर में बह रहा है। जितना क्लियर ये ऊर्जा है उतना ही क्लियर आपकी क्लीन आपकी नस नाड़ी को करेंगे। एक एक नस नाड़ी को पूरी तरह से ऊर्जावान बनाते हुए धीरे धीरे जैसे हम पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं और हर एक पत्ती खिलखिलाने लगती है लहराने लगती है उसी तरह से ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियों को जैसे जल से सिंचन कर रही हो। पूरा ध्यान अपनी विशुद्धि पे बनाए रखें जहाँ पे आपका डायमंड पिरामिड आ चुका है और डायमंड पिरामिड से आपकी एनर्जी आपके शरीर में नीचे की तरफ छाती के भाग में धीरे धीरे फैल रही है। आप इस ऊर्जा को फैलते हुए महसूस करें और जो भी अंग आपकी छाती प्रदेश में है पूरी अपनी बंद आंखों से उसका निरीक्षण करें और ऊर्जा हर एक अंग पे ऊर्जा का बहाव फील करें। आपकी छाती में जो भी अंग है बॉडी पार्ट्स है एक एक अंग कॉस्मिक एनर्जी द्वारा ऊर्जावान स्वस्थ हो चुका है। पूरी स्वस्थता आप प्रदान कर चुके हैं। बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। पूरा शरीर रोमांच से भर चुका है। इतनी सुंदर एनर्जी
रिसीव करने के लिए आइए हम ब्रह्मांड को थैंक्स करेंगे। थैंक्स यूनिवर्स, जो इतनी सुंदर और पॉजिटिव, एनर्जेटिक, शुद्ध कॉस्मिक एनर्जी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अपनी स्वयं का भी धन्यवाद करता हूँ इस ऊर्जा को रिसीव करने के लिए। धन्यवाद भाव से नीचे की तरफ अपना ध्यान ले जाएं, आपके पेट के ऊपरी हिस्से में। जहाँ पे आपका मणिपुर चक्र है, वहां पे आप प्रकाश को फैलते हुए देखेंगे। और मणिपुर चक्र जिन भी अंगज, जो भी हमारी बॉडी पार्ट्स को संरक्षित करता है, अपना ध्यान एक एक बॉडी पार्ट्स पे ले जाएंगे। हमारे लीवर, फेफड़े, पैनक्रियाज, स्टमक, पूरी तरह से ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं। पूरी तरह से एक एक अंग पे ऊर्जा को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी ज्ञान यात्रा, ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। एक एक कदम चलते हुए पूरा मणिपुर चक्र आपका ऊर्जावान हो चुका है। दोस्तों आइए अब हम इस ऊर्जा को नीचे बहते हुए देखेंगे। धीरे धीरे ये कॉस्मिक एनर्जी आपकी नस नाड़ियों से बहती हुई आपके स्वादिष्टान चक्र तक पहुंच चुकी है। स्वादिष्टान चक्र जो हमारा होता है, इसमें जो भी हमारे इमोशन, चिंता, भय, दुख, तकलीफ, नेगेटिव थॉट्स, जो भी कहीं अगर किसी भी कोने में बचा है, तो अपने आप से एक कमिटमेंट करेंगे कि मेरे स्वादिष्टान चक्र में जो भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव ऊर्जा है, भय और चिंता का भाव है, तो वो मेरे शरीर से निकल के मेरी स्वादिष्टान चक्र से निकलते हुए अलसियाना समुद्र की अग्नि में भस्म होकर मेरे शरीर को ऊर्जावान ऊर्जा देते हुए बाहर निकल जाएंगे। पूरी तरह से स्वादिष्टान चक्र पे ये कॉस्मिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा फैल चुकी है। जैसे कि हमारा मूलाधार बेसिक चक्र होता मास्टर, तो हम अब एक कॉपर पिरामिड का निर्माण करेंगे, जिसमें हम अपने स्वादिष्टान चक्र पे महसूस करेंगे
मैं अपनी पूर्ण चेतना से पूर्ण आत्मा द्वारा एक कॉपर पिरामिड का निर्माण करता हूँ, जो कि मेरे स्वादिष्टान चक्र पे आ चुका है। स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा बढ़ाते हुए उसमें जो भी ब्लॉक्स थे, जो भी नेगेटिव थॉट्स थे, उनको बाहर निकालते हुए नेगेटिव थॉट्स को अपने शरीर से बाहर जाते हुए फील करेंगे। पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे रखें। कोई भी आंखें ना खोले। अब धीरे से अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्कर पे ले जाएं, जहां पे आपके कॉपर पिरामिड द्वारा तीन गुना अधिक ऊर्जा बहने लगी है, जिससे आपकी ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों की गति सुनिश्चित हो चुकी है। वो अपना कार्य दोनों सुचारू रूप से कर रही है। धीरे धीरे ऊर्जा लेते हुए आपकी सुषुम्ना भी एक्टिव होने लगी है। जो दोनों नाड़ियों के मध्य से गुजरती हुई आपके सहस्रार तक पहुंच चुकी है। अपनी सुषुम्ना नाड़ी को उठते हुए देखें अपने शरीर में। वो एक सरप की तरह ऊपर चढ़ती है, तो सभी उसकी चाल महसूस करेंगे। ईड़ा और पिंगला उसको दोनों तरफ से सुरक्षा प्रदान करते हुए चारों उसके दोनों तरफ घेरा बनाए हुए उसके साथ साथ भ्रमण कर रही है। पूरी एनर्जी आप मूलाधार से लेके सहस्रार तक फील करेंगे। मूलाधार से आपकी तीनों नाड़ियां उत्साहवर्धन करते हुए अपनी पूर्ण गति के साथ सहस्रार तक पहुंच चुके हैं। तो इनकी धड़कन, इनकी वाइब्रेशन अपने सहस्रार पे फील करेंगे। पूरी तरह से इन नाड़ियों में बहती हुई ऊर्जा को ध्यान से देखें, आंखें कोई भी ना खोले। 5 मिनट हम मौन अवस्था में बैठे रहेंगे और इस नाड़ियों को भ्रमण करते हुए देखेंगे। कहीं भी कोई रुकावट है मास्टर, तो 2-3 गहरी लंबी सांसें लेंगे। लंबी गहरी सांसें आपकी सुषुम्ना को ऊपर तक पहुंचने में मदद करेंगी।
आपके सहस्रार चक्कर पे जैसे शिव और शक्ति का मिलन होता है, तो अपने सहस्रार पे शिव शक्ति के दर्शन करने को कर लीजिए। जो आपके आद्य चक्कर पे बड़े प्रेम के साथ मिल रही है। तो भी आंखें ना खोले। मैं पूर्णिमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लो होता है, जिसे आज आप सभी फील कर सकते हो। हमारी छह चक्कर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्धि और आद्य चक्र, ये एक किस्म से 6 कमल एक के ऊपर एक कमल खिला हुआ है। 6 कमलों के ऊपर हमारा सहस्रार चक्र बेस है, जो कि 1000 पंखुड़ियों वाला एक बहुत विशाल कमल आपके सहस्रार चक्र पे आ चुका है, जिसे आप अपने सिर के ऊपर घूमता महसूस करेंगे। सभी रंगों से मिलके जो दूध या प्रकाश बनता है गोल्डन कलर लेते हुए, ये वो यहाँ पे महसूस करेंगे। आपके सिर के ऊपर सफेद चांदनी की तरह वो छाले एक एक कमल की पंखुड़ियों को भिगो रही है। आखिरी 2 मिनट। कोई भी आंखें ना खोले, अपने सांसों की गति पहचाने, साक्षी भाव से अपनी आती और जाती सांसों को देखते रहे। आखिरी 1 मिनट। लास्ट 30 मिनट सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। धीरे धीरे मास्टर, धीरे धीरे दोस्तों अपनी चेतना में लौटने की कोशिश करें।
अपने शरीर में चेतना महसूस करें। जहाँ पे आप बैठे उस जगह को फील करें। बाहर से आती हुई आवाजें सुनने की कोशिश करें। धीरे से अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को खोलते हुए आपस में हाथों को रगड़िए। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी दोनों आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। दोस्तों, दोनों अपनी आंखों को दोनों हथेलियों के मध्य में ही धीरे से प्रेम के साथ खोलिए और अपनी हथेली को निहारते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। और बाहर आने से ही जिन गुरुओं का हमने आवाहन किया था, ब्रह्म ऋषि पत्री जी को धन्यवाद है, माँ अवतार बाबा जी को धन्यवाद है, संभाला गुरुजनों को धन्यवाद है, संपूर्ण गुरुमंडल को धन्यवाद है, धरती माता को धन्यवाद है, सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियों को धन्यवाद है, हिमालयन योगी को धन्यवाद करते हुए धन्यवाद भाव से ध्यान से बाहर आ जाए और अपने आप को इस सुंदर ध्यान के लिए धन्यवाद करें। एक तालियों के साथ अपना ध्यान से बाहर आ जाए और जो भी अपना ध्यान अनुभव बताना चाहे वो अपना ध्यान अनुभव बता सकता है। थैंक यू मास्टर। तो जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहे अनुभव शेयर कर सकते हैं। यस मास्टर, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? अगर किसी को अनुभव शेयर करना है तो हैंड रेज कीजिए, और नहीं तो रूपा मैम हमारे बीच में आ चुकी हैं। यस मैम बोलिए। तो रूपा मैम का हम वेलकम करते हैं। रूपा जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत वेलकम है। ओवर टू यू रूपा जी। थैंक यू वेरी मच मैम। सारे मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा मैम। मैम जय श्री कृष्णा। आत्मवंदन मैम। हम अभी ध्यान से बाहर आ रहे हैं सभी लोग धीरे धीरे, तो आपको आत्मबंधन तो वो दे रहे हैं। यस या मैम पता ही नहीं चलता है इतना थोड़ा देर का ध्यान कि कैसे बीत जाता है। बिल्कुल 5 मिनट्स का ध्यान हुआ आपका। 10 o'clock हो चुके मैम। तो दोस्तों, आज हम परसों से हम देख रहे हैं हमारे
सात शरीर के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको लगता होगा ये जो मैसेजेस हम दे रहे हैं, ये सात शरीरों के बारे में हम जो बातें कर रहे हैं, ये कहाँ से मिल रहा है, ये आपको मैं बताना चाहती हूँ। ये सारे मैसेजेस मुझे भृगु महर्षि और अत्रि महर्षि ने चैनलिंग द्वारा इन सभी मैसेजेस को लिखवाया था, जो एक बुक बनकर कन्नड़ा में मैं ये बुक लिखी हूँ। और ये बुक बहुत सारा ज्ञान से भरा हुआ है। इसका नाम है सत्य पयण। कन्नड़ में ये बुक लिखी थी मैंने 2012 में। उसमें इतनी जानकारी दिया है अत्रि महर्षि और भृगु महर्षि जी ने, तो उनको बहुत धन्यवाद और उनको सादर प्रणाम करना मैं चाहती हूँ, जो इतना बड़ा ज्ञान धरती पर लाने के लिए मुझे चुना गया था। इस बुक को पत्री सर भी एक कोहिनूर ज्वेल बोलकर इस बुक को पुकारे हैं। बहुत ही ज्ञान भरा हुआ है इस बुक में। एक आत्मा धरती पर कैसी आती है, आते वक्त क्या क्या लेके आती है, और कोश माने यानी हम जो सात शरीर के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये सात शरीर कहाँ पर बनता है, किससे बनता है, और इन सात शरीरों को कैसे एक के बाद एक एडजस्ट किया जाता है, और शरीर छोड़ते वक्त हमें कैसे छोड़ना है, इन शरीरों को कैसे बाहर आना है इन शरीरों के द्वारा, ये सब इस बुक में लिखा हुआ है। बिफोर बर्थ और लाइफ आफ्टर डेथ, इन दोनों की जानकारी इस बुक में लिखवाई गई है। तो इस बुक की जो बातें हैं, इस बुक में जो भी सात शरीर के बारे में जानकारी दी गई है, उसी को तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो परसों हमने देखा भौतिक शरीर के ऊपर हमने जानकारी प्राप्त की, और कल हम प्राणमय शरीर के बारे में जानकारी ली, और आज चलते हैं सूक्ष्म शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस सूक्ष्म शरीर क्या होती है? हमारे प्राणमय शरीर यानी ये एक लाइट वाला शरीर होता है, यानी ये शरीर पूरे लाइट से भरा हुआ ऐसे हमें दिखता है। लेकिन उसके आगे का जो सूक्ष्म शरीर है, ये प्राणमय शरीर और भौतिक शरीर दोनों के जो कनेक्टिविटी है, इन दो कनेक्टिविटी को लेकर आगे बढ़ते हुए इसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, और इसको मनोमय शरीर भी कहा जाता है। मनोमय शरीर, ये नाम में ही छुपा है इस मनोमय शरीर में क्या है। कल हमने देखा हमारे जो कर्म के हिसाब होते हैं, कई बार जन्म लेकर कई बार शरीर को छोड़ने पर यहाँ पर जीवन जीते हुए हम कई सारे काम करते हैं। कई सारे यानी वो सही हो या गलत हो, अच्छे हो या बुरे हो, सभी कर्म हमारे प्राणमय शरीर में रिकॉर्डेड होती जाती है, और इसी के आधार पर हमारा नेक्स्ट जन्म तय होते हैं। कौन तय करता है ये सभी? हम खुद तय करते हैं। जब हम शरीर छोड़कर यानी मृत्यु को प्राप्त करते हुए इस शरीर से हम जब अलग हो जाएंगे, तब हम
फिर एक बार सूक्ष्म लोक में जाते हैं। हर एक को, वो ध्यानी हो या कुछ नहीं जानता हो, जो भी हो, उसे इस शरीर को छोड़ने के बाद सूक्ष्म लोक में लेकर जाया जाता है। वहां हमारे एंजल्स हमारे मदद करने लगते हैं और वो हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स को दिखाते हैं। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी हमारे जो भी कर्म के हिसाब है, जो कर्म हम इस धरती पर इस शरीर के द्वारा किया है, उन सभी को वाइब्रेशंस के रूप में रिकॉर्डेड किया जाता है। इसी को कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। हर एक का अलग अलग वाइब्रेशन के साथ ये रिकॉर्डेड बना रहता है। जैसे कि हम लाइब्रेरी देखते हैं ना, वैसे ही हमारे सब लोगों के कर्म के हिसाब एक एक वाइब्रेशन के द्वारा उस आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड किया जाता है। जब व्यक्ति मरने के समय पर हो, मरने के यानी कि इस शरीर को छोड़ने की 2-3 सेकेंड पीछे, यानी कि जब उनका देहांत होने लगता है, शरीर का देहांत होने लगता है, तब लास्ट 3 मिनट्स में पूरे के पूरे जो काम किया हुआ है इस धरती पर इस शरीर से, वो पूरे के पूरे हिसाब एक फिल्म जैसा दिखाया जाता है। लास्ट 3 सेकेंड्स में, जब शरीर छोड़ने की 3 सेकेंड्स रहते हैं ना, तब फास्टली ये सभी हमें दिखने लगता है। हमने क्या क्या काम किया इस शरीर पे रहते हुए, क्या सही किया, क्या गलत किया, पूरे के पूरे हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसको देखकर जब हम इस शरीर से बाहर आते हैं, वहां कोई जजमेंट नहीं रहते है। मैंने अच्छा किया ना ये गलत किया, ऐसी कोई बातें नहीं रहती है, लेकिन कर्म का हिसाब चुकता करना उन्हें मानते हैं। नेक्स्ट शरीर में जब मैं जाऊंगा तो ऐसे ऐसे काम करूंगा जिससे मेरे कर्म की हिसाब बिल्कुल बैलेंस्ड हो। ऐसे हर आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सोचती है। ये सोचती तो है, लेकिन जब फिर से जन्म लेने की वक्त आती है, तब एक पूरा तय करके मुझे ऐसे हिसाब करना है, मेरे कर्मों को बैलेंस करना है, वो अच्छे हो या बुरे हो, दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस करते हुए, हमारे कर्मों को कम करते हुए, नेक्स्ट जन्म में मैं पूरा परिशुद्ध होकर शरीर जोड़ूंगा और मेरे घर वापस जाऊंगा, क्योंकि हम अनेक लोग से इस धरती पर एक्सपीरियंस करने के लिए ही तो आते हैं शरीर धारण करके। तो हमें क्या लगने लगता है, हर एक बार शरीर छोड़ते वक्त और शरीर छोड़ने के बाद हमें पता चलता है और भी इतने सारे कर्म बाकी है हमें मेरी, तो इन सबको मुझे क्लियर करना है। ये सोचकर फिर से एक बार जन्म लेने की कोशिश में लग जाती है और तय करती है, इस जन्म में मैं पूरे के पूरा कर्म को क्लियर करूंगा और मेरे सारे शरीरों को प्यूरिफाई बना के, क्लियर बना के मैं अपना घर जाऊंगा। ये सोचते हुए हर एक आत्मा फिर से जन्म लेती है। किसके घर जन्म लेना है, मेरे पिता माता कौन बन सकता है, जिनके द्वारा मेरा आत्मज्ञान
बहुत दिनों तक याद रहे। मेरी साधना फिर से शुरू हो जाए। मैं मेरी पूरी कर्म को क्लियर करूं, ऐसे घर मुझे चाहिए, ऐसे सोचकर सभी प्लानिंग करती है। मेरे दोस्त कौन बनना है, मेरे दुश्मन कौन बनना है, मेरी परिस्थितियां कैसी रहनी चाहिए, ये सभी बातों को वो क्लियरली एक प्लानिंग करके फिर यहाँ पर जन्म लेती है। लेकिन हमारी धरती का नियम है, यहाँ आकर भूमंडल में जब भी शरीर धारण करते हुए पैदा होते हैं, पैदा होते ही इस धरती के स्पर्श होते ही सब कुछ पुरानी यादें भूल जाते हैं। यही तो नियम है धरती की। सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से नई रूप से पूरा भूल गए होते हैं। फिर से पहले से हम जिंदगियों को प्रारंभ करते हैं। लेकिन ये बाहर से भूल तो जाते हैं, लेकिन ये सभी बातें हमारे प्राणमय शरीर में रिकॉर्डेड रहती है। ये रिकॉर्डेड रहती है और हर एक इंसिडेंट को, हमारे कर्म भी रिकॉर्डेड है और जो प्लानिंग हम बना के आए हैं यहाँ पर, वो भी प्राणमय शरीर में रिकॉर्डेड है। तो ये क्या करती है, ये फिर से वही इंसिडेंट्स जो हम प्लानिंग बना के आते हैं ना, वो इंसिडेंट्स को भौतिक रूप में लाने के लिए सिचुएशंस क्रिएट करते रहते हैं। हमारे प्राणमय शरीर में जो भी नॉलेज रिकॉर्डेड है, हमारे हिसाब किताब का, कर्म के हिसाब का, और जो हम क्लियर करने के लिए प्लानिंग बनाई थी उसका, दोनों का हिसाब प्राणमय शरीर में रहती है। और ये हमें याद दिलाने के लिए, ये हमारे कर्मों को क्लियर करवाने के लिए हमारे भौतिक रूप का इंसिडेंट्स, यानी हमारी सिचुएशंस, हमारी परिस्थितियां, हमारे आरोग्य, ये सभी क्रिएट करती रहती। तो इन सबको जानकर, इन्हें समझकर हमें काम करना चाहिए। और हमारा तीसरा शरीर जो है मनोमय शरीर, ये मनोमय शरीर में क्या होती है, जब भी प्राणमय शरीर से सिचुएशंस क्रिएट होता है, ये सिचुएशंस क्रिएट होता है और भौतिक शरीर उसका एक्सपीरियंस करता है। प्राणमय शरीर जो भी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, उस सिचुएशन को हम भौतिक रूप से उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस करते वक्त हमारे दिल में बहुत सारे बातें जागृत होती है। हमारे मन में भावनाएं जागृत होती है। वो सभी भावनाएं हमारे मनोमय कोश में रिकॉर्ड होती जाती है। इसीलिए तो इसको मनोमय कोश बोलते हैं। यानी हमारे मन में जो भी भावनाएं, जो भी आलोचनाएं जागृत होती है, उन सभी का रिकॉर्ड्स हमारे मनोमय शरीर में रिकॉर्ड होती जाती है। जैसे कि हम सबने कभी कभी देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी से बहुत डरते हैं, मौत से डरते हैं, कहीं जाने को डरते हैं। डर एक ही नहीं, कई सारे इमोशन से वो बहुत ही प्रॉब्लम महसूस करते रहते हैं। तो ये सब क्यों? जो कुछ भी कारण भी तो नहीं रहता है, लेकिन उनको हमेशा इमोशनली ब्लॉकेजेस वो महसूस करते रहते हैं। तो ये क्यों होता है?
इसको भी हमें समझना है। जब हम शरीर को छोड़ते हैं, जब हम शरीर को छोड़ते हैं, उस वक्त हमारे दिल में, हमारे मन में एक भय जैसा, अगर हम शरीर छोड़ते वक्त बहुत दर्द महसूस करते हुए शरीर को छोड़ा हुआ हो, या कुछ एक्सीडेंट्स के द्वारा हम शरीर छोड़े हुए हो, या सुइसाइड के द्वारा हम शरीर छोड़े हुए हो, या नहीं तो नदी में डूबकर, ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं ना। ऐसे अगर शरीर छोड़ते वक्त इन इंसिडेंट्स के अंदर हम आए हुए हैं, तो ये ज्ञापक जो होते हैं, ये मेमोरीज जो होते हैं, वो मनोमय शरीर में रिकॉर्ड हो जाती है और ब्लॉकेजेस बन जाती है, जिसके द्वारा फिर से जन्म लेने के बाद भी जिंदगियों में कई लोग कुछ ना कुछ कारण, बिना कारण भय महसूस करते रहते हैं, डर को महसूस करते रहते हैं। तो एक किस लिए? क्योंकि ये पिछले जन्म में शरीर छोड़ते वक्त छुपा हुआ, एक्सपीरियंस करने वाला, करते छोड़ा हुआ एक इमोशनल ब्लॉकेज है। ऐसे हमारे मनोमय कोश में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये सभी हमारे प्रस्तुत जिंदगी में बहुत इंप्रेशन डालते रहते हैं। जैसे कि बिना कारण किसी आदमी को देखा तो बहुत डर लगने लगता है, उनसे बातें करने के लिए हम पीछे हटते हैं, या कहीं पर जाने के लिए हम मन नहीं करते। ऐसे कई कारण होते हैं। ऐसे ब्लॉकेजेस हमारे मनोमय शरीर में छुपी हुई है। तो ये ब्लॉकेजेस को हम कैसे क्लियर करें, ये भी तो जरूरी है ना समझना। तो इन सभी ब्लॉकेजेस को हमें क्लियर करना ही है, क्योंकि जब पहले थे जो बिना कुछ समझे ऐसे ही जन्म लेते थे और फिर से शरीर छोड़ते थे, फिर से जन्म लेते थे, ऐसे जन्म मरण चक्र में कई बार आ चुके हैं हम। लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, इन सभी कर्मों को क्लियर करना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ आकर भूल चुके होते हैं, और शरीर छोड़ते वक्त भी ये हमें याद नहीं रहता। तो इसी कारण बार 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 जन्म लेते रहते हैं। हम किस लिए यहाँ पर जन्म मरण चक्र में हैं? ये सभी कर्म के हिसाब को क्लियर करने के लिए ही तो हम बार बार जिंदगी में आते रहते हैं। आपको पता है, जब एक बार पहले से जन्म लेने की इच्छा में जो आत्मा होती है, वो कर्म के हिसाब के 5%, कर्म के हिसाब के 5% को सेलेक्ट करके यहाँ पर इन सबको क्लियर करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम भूल चुके होते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, कर्म के हिसाब क्लियर करने के बजाय उन कर्मों को ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, एक दोष नहीं है, लेकिन हमें मालूम नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्यों ऐसे हैं, हम किस लिए ऐसे सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। ऐसे सभी को प्रश्न तो रहता है, लेकिन इसका आंसर नहीं ढूंढते हैं हम। तो आंसर यहीं पर है। हम यहाँ पर सारे कर्मों का क्लियरेंस करने के लिए ही तो आते हैं। तो एक कैसे करें,
हमने बात किया 3 कामों के द्वारा, एक अनारोग्य के द्वारा, और गालियां सुनते हुए, और तीसरी है ध्यान मार्ग। तो जब हम ध्यान करने लगेंगे, हमारे अंदर जागृति होने लगेगी, मैंने क्या क्या कर्म मेरे साथ लेके आया हूं, और हमारे अंदर एक जागृति होने लगेगी, ओ ये कर्म के हिसाब क्लियर करने के लिए ही तो ये सिचुएशन आया हुआ है, तो मुझे इसको दूष करना नहीं, इसको एक्सपीरियंस करना है, जिसको एक्सपीरियंस करने के द्वारा मेरा कर्म क्लियर हो जाएगा। ये अवेयरनेस हमारे अंदर हमें जागृत करना है। हमें हमेशा जो भी काम करते हुए हो, बातें करते हुए हो, खाना खाते हुए हो, वॉकिंग करते हुए हो, हमें हमेशा अपने ऊपर एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। अवेयरनेस के साथ हमें काम करना चाहिए। हम खाना खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम एक मोबाइल हाथ में रखते हैं, मोबाइल देखते देखते हम खाना खा लेते हैं, या टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारे अटेंशन दूसरी तरफ चली जाती है। विथ अवेयरनेस जब हमें इन सबको काम करने में लगाएंगे, हमारे अवेयरनेस के साथ हम जब ये काम करेंगे, अवेयरनेस के साथ खाना खाएंगे, और हम अवेयरनेस के साथ बातें करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं हमें खुद को पता नहीं चलता। कई बार अगर हम गुस्से में हैं, टेंशन में हैं, इरिटेटेड है, तो हम क्या बात कर रहे हैं ये ही हमारे मन में नहीं आता, फिर बोल देते हैं। सिर्फ ऐसे कामों को हमें अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करना है। जब हमारे खुद के कर्मों पर ऐसा ऑब्जर्वेशन रखेंगे, हर एक काम पर हम खुद को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है, मनोमय शरीर में इमोशनल ब्लॉकेजेस जो है वो क्लियर होता जाएगा, अपने आप कम होता जाएगा, और हमारे खुद के ऊपर हमें अवेयरनेस और भी बढ़ती जाएगी। और हम क्या करेंगे, जब भी हम अवेयरनेस के साथ रहेंगे, हमारे हर एक काम को हम एंजॉय कर सकते हैं। हमारे हर एक काम हमें खुशी देने लगती है, हम बहुत ही आनंद से हमारे काम को कर सकते हैं, जिसके द्वारा दो काम हो रहे हैं। तो सोचो, हमारे मनोमय कोश भी क्लियर हो रहा है, और हमारे कर्म की हिसाब क्लियर हो रही है, और हमें बहुत ही आनंद मिल रहा है ना। ये बहुत ही बढ़िया बात। हमें हमेशा अवेयरनेस के साथ काम करना है। जब हम ध्यान करेंगे, ध्यान की शक्ति से हमें पता चलने लगता है कैसे अवेयरनेस के साथ काम करना है। अवेयरनेस का मतलब हमें समझ आने लगती है। जस्ट बिफोर मेडिटेशन ऑब्जर्व योरसेल्फ बोला, तो हम क्या करते थे, हमारे कामों को ऑब्जर्व करते थे बस। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं और बाद में अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें मालूम पड़ने लगता है हमारे हर एक काम के पीछे हमारा इमोशंस क्या है, कौन सी इमोशन के साथ में काम कर रहे हैं, और हमें एक इमोशन जो है वो जरूरी है या नहीं।
अगर नहीं जरूरी है तो इसको कैसे छोड़े, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस छोटी सी एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाना चाहती हूँ। अगर हम कुछ खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, तो हम पहले कैसे खाते थे? वाह सुपर, बहुत ही टेस्टी है, ऐसे फील करते हुए खा लेते थे। लेकिन जब हम अवेयरनेस के साथ जलेबियां खाते हैं तो हमें मालूम पड़ने लगता है एक जलेबी बनाने वाले की मन कैसा था, एक जलेबी में टेस्ट कैसी भरी हुई है। सिर्फ स्वीटनेस को ही नहीं देखना है हमें, इस जलेबी के अंदर छुपी हुई इमोशंस को भी हमें पहचाननी है। हर एक काम ऐसे ही करना है, हर एक काम में ऐसी अवेयरनेस बढ़ाते जाएंगे तो हमारे मन में छुपी हुई जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है, डर हो, शंका हो, खुशी हो, सभी का कारण हमें पता चलने लगता है। तब हम और भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और हम अपने आप को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मनोमय शरीर को हमें कैसे प्यूरिफिकेशन करना है, एक बात हम आप लोगों के समझ में आया, ऐसे मैं समझ सकती हूँ क्या? यस यस मैडम। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं हम हाथ से। हाँ जी। बिल्कुल अवेयरनेस के साथ काम कीजिए, अवेयरनेस के साथ पानी पीजिए, अवेयरनेस के साथ खाना खाइए, वॉकिंग कीजिए, जो भी आपके काम है अवेयरनेस के साथ कीजिए, अपने आप के साथ। हम इतने दिन सोचते थे काम ज्यादा हो तो कोई मेरे साथ दे, ऐसे हम सोचते थे ना। आज से हम सोचेंगे मैं मेरे साथ हूँ, किसी और की जरूरत नहीं, मेरे साथ मैं हूँ, ये अवेयरनेस ही मेरे साथ है, यही तो मेरी सहेली है। मैं इस अवेयरनेस को फ्रेंड बना लेती हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहती है। ऐसे हम सोचने से हमारे मन बहुत ही हल्का रहेगा और जहां पर हम गलत करते रहते हैं वो हमें महसूस होने लगेगा, अरे मैं यहाँ पर गलत काम कर रही हूँ, छोड़ो यहाँ पर मैं अपने आप को चेंज कर लेती हूँ। ऐसा अवेयरनेस हमारे अंदर और भी बढ़ता जाएगा और भी बढ़ता जाएगा, और जिससे हम परिशुद्ध बनते जाएंगे। तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं ना हम? हाँ जी। तो इतनी जानकारी काफी है क्या? जानना तो भी बहुत कुछ है, बट हाँ थोड़ी सी। जानना तो बहुत सारे हैं मैम। राइट मैम, वही बोल रही थी मैं। जानना तो बहुत कुछ है और समझना भी बहुत है, ये तो जस्ट ट्रेलर है। लेकिन एक बार ही हम सारे बोल दिए और लगता है आपको मैंने सुन लिया, इसको मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। लेकिन जब हम इन सब से बाहर आकर हमारे भौतिक लाइफ में आते हैं ना, फिजिकल लाइफ में आते हैं ना, तो सब कुछ करते हैं। राइट मैम। मैम तो एक इस प्रश्न था हाँ, कि अपन, ये तो ठीक है आप जो बोले सारी बात ठीक है, बट जैसे कि इमोशनल के केस में अगर बात करें, हम अवेयरनेस है मेरे को कि हम ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, बट कंट्रोल करना समटाइम डिफिकल्ट हो जाता है। राइट, कि मेरे को पता है कि ये अटैचमेंट गलत है इसके साथ, बट उस अटैचमेंट को कंट्रोल करना ये समटाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप कंट्रोल करना चाह रही है इसीलिए डिफिकल्ट होता है।
अब कीजिए, इसको ऐसे बदलना है जैसे कि कुछ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया हो। राइट मैम, हाँ। वही तो एग्जांपल मैं लेती हूँ। जब अटैच ज्यादा हो गई हो, इससे बाहर आने के लिए हमें इसको कंट्रोल नहीं करना है, बस हमारे में ये तय करना है, यहाँ जो अटैचमेंट है ये शरीर के द्वारा नहीं, मैं हर एक को ऐसे ही प्यार करूंगी। जो रिलेशनशिप में आपको अटैचमेंट फील हो रही है ना, वो रिलेशनशिप को सिर्फ उस आदमी पर या उस व्यक्ति पर छोड़ के सारे लोगों पर एक प्रेम दिखाना है हमें। जैसे कि हमारे बच्चों को लेकर मैं बात करती हूँ। बच्चे या हमारे बच्चे, मेरी बच्चा, मेरी संतान, मैं तो बहुत ही अटैच्ड हूँ इससे। इसकी हर एक काम मुझे ही करना है, इसकी हर एक जानकारी मुझे होनी चाहिए, ऐसे हम सोचते हैं ना, इसी को अटैचमेंट बोलते हैं। जब इन बातों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इस एरिया के सारे बच्चे मेरे हैं, यहाँ जो भी बच्चे हैं मैं देख रही हूँ कि उनके, हमारे बच्चों के स्कूल में जब जाते हैं ना, वो सभी बच्चों को हमें हमारे बच्चे जैसे प्यार करना है। वो अलग बच्चे ही हो, लेकिन हमें क्या करना है, ये भी मेरी बच्ची है, ये भी मेरी बच्ची है, इसको भी मैं प्यार करूंगी, इसको भी मैं चॉकलेट दिलाऊंगी। ऐसे हम सोचने लगेंगे तो ये अटैचमेंट का भाव जो है, ये ब्लॉकेज नहीं बनता, लेकिन ये प्रेम बनके, अनकंडीशनल प्रेम बनके सब में बांटा जा सकता है। बट मैम फ्रेंड्स लोग के साथ तो ऐसा नहीं होता ना कि मैं जिससे भी मिलूं वो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे वैसे ही बन जाए सारे। बच्चों के साथ हो सकता है कि बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं तो उनको देख के इमोशंस आएगा और वो अटैचमेंट वैसा नहीं होगा। बट कुछ फ्रेंड्स के केस में तो पर्टिकुलर कोई कोई होते हैं जो कि दोस्त बने वैसा। हमें चेंज करना है कि हम जजमेंट में आ जाते हैं, ये फ्रेंड अच्छी है, ये फ्रेंड के साथ मुझे जेलसी फील हो रही है, ये फ्रेंड मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसे जजमेंट में जब आते हैं ना, तो एक ब्लॉकेज कर सकता है हमें, कि उनको स्वीकार करने की मन नहीं लगता। जब इन जजमेंट को हम बाहर रखें, विदाउट जजमेंट उनको, उनसे बातें कीजिए, वो कुछ भी किए हो, हमें दर्द दिया हो या हमें टुकराते हो, उनके बारे में मत सोचिए, बस हमें क्या देना है, उनसे हमने क्या लिया ये बात नहीं है। मैं इनको कंप्लीटली अनकंडीशनल लव कैसे कर सकती हूँ, ऐसे हमें सोचना है। ऐसे सोचने से एक ब्लॉकेज खुल जाता है। हाँ, इसको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं। जब हम सड़क पे जाते रहते हैं, रोड में जा रहे हैं, एक रोड में जाते हुए व्हीकल्स, लोग कैसे दिखते हैं हमें, बड़े बड़े दिखते हैं और वैसे जैसे ही वैसे दिखते हैं। अगर हम एक बिल्डिंग के ऊपर सेकेंड फ्लोर पे चले जाते हैं, बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर खड़े होके उस रास्ते को देखते हैं, वही व्हीकल्स, वही लोग कैसे दिखने लगते हैं, छोटे लगने लगते हैं। और हमें क्या दिखने लगता है, वो कंप्लीट एरिया, पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है उसका, वो बढ़ जाता है, दायरा बढ़ जाता है। जो चीज अपने को बहुत बड़ी दिख रही है, जब वो बहुत सारा दिखने लग जाता है, बहुत सारा दिखने लगता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, वो सभी बातें छोटे लगने लगे।
देखने का तरीका बदल गया हमारा, है ना। तो और हम और भी ऊपर जाते हैं, 5th फ्लोर पर जाते हैं। 5th फ्लोर पर खड़े होके हम देखते हैं तो हमें क्या दिखने लगता है, वो एरिया और भी बड़ा और बढ़ दिखना, गया, राइट राइट, और छोटे हो गए, मतलब और भी चीज छोटी हो गई और एरिया बड़ा हो गया। एरिया बड़ा हो गया, है ना। राइट। उसका मतलब है हमारे देखने की जो रीति होती है, दृष्टिकोण होता है, वो बदलता जाएगा। हम सबको इक्वली और होल हार्टेडली हम देखने लगेंगे। मालूम हो रहा है मैम। और हम और भी ऊपर जाएंगे, 15th 20th फ्लोर पे चले जाएंगे। 20th फ्लोर पे हम जाकर हम देखेंगे तो क्या होगा, हमें पूरा सिटी दिखने लगेगा। राइट। तो सारे व्हीकल्स, सारे लोग कैसे दिखने लगेंगे, चींटियां जैसे दिखने लगेंगे। उनकी गलतियां, उनका द्वेष, उनके जो विचार हमें दिखता है क्या तब? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमें कुछ नहीं दिखता, सिर्फ चींटियों जैसे दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। जब हम हमारे सोच को बढ़ाते हैं, होल हार्टेडली सबको स्वीकार करने लगते हैं, सबको देखने की तरीका जब हम बदलते हैं, उनको होल हार्टेडली हम जब स्वीकारने लगते हैं, उनकी बुराइयां, उनकी नेगेटिव्स सभी हमें कम महसूस होते हैं। बिल्कुल ये कुछ भी नहीं है, ऐसे हम सोचने लगते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी देखने की दृष्टिकोण बदल जाती है, जिसके द्वारा हमें किसी के ऊपर जजमेंट नहीं रहती है। इसी को तो हमें प्रैक्टिस करना है। ना अपन ही पेन में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो बहुत दायरा बहुत छोटा हो जाता है। हाँ, जब हम ऐसे देखते हैं हमारे दृष्टिकोण को, उसने मुझे इतना ललकारा, इतना गालियां दी, ऐसे हम सोचते हैं तो छोटी सी बात भी इतना बड़ा दिखने लगता है। राइट राइट राइट। हाँ। अगर उसको हम छोटे करते हुए, अरे कुछ कहा होगा, छोड़ो, उनकी मर्जी, जो बताना था उस उन्होंने ऐसे बोल दिया, लेकिन मैं ये नहीं लूंगी। तो तब राइट, उससे काफी डिफरेंस आ जाएगा फिर। बहुत ही डिफरेंस होता है मैम। डेफिनेटली। हाँ। हमारे मन भी स्वच्छ रहता है, हाँ। देखने का तरीका जब हम बदलते हैं तो हमारी स्थिति और भी बढ़ती जाती है। बद्री सर हमेशा ऐसे ही दृष्टिकोण से देखते हैं, तभी तो सब लोगों को एक साथ जुड़वाते हैं वो। हम सबको उनके प्यार ने बंधा है यहाँ पर, है ना। बद्री सर के प्रेम सही ही से। तो वो बंधा। इतने सारे लोग थे उनके सर के पास, क्या इन सभी के पास गलतियां नहीं थी, बुराइयां नहीं थी? सब लोगों के अंदर रहता है, लेकिन पत्री सर क्या देखते थे, उनके अच्छाइयों को देखते थे, उनकी स्थिति को देखते थे, उनकी गुड क्वालिटीज को देखते थे। तभी तो इन सब लोगों को प्यार देने की जो अर्हता थी उनमें जागृत हो गई, और सब लोग सर से इतना प्रेम करने लगे, है ना। जी। तो हमें भी ऐसे ही करनी चाहिए। राइट। थैंक यू। ठीक लगा? हेलो मैम। हाँ। हाँ मैम। मैम एक क्वेश्चन था।
कि आपने कहा कि हम हर जन्म में डिसाइड करके आते हैं कि हमारे 5% कर्म रेक्टिफाई हो जाए, मीन्स उससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर हम चाहे कितना भी ध्यान करें या कुछ भी करें, उससे ज्यादा कर्म नहीं होंगे कम खत्म। और अगर हो जाते हैं तो हम, ये है कि नेक्स्ट जन्म नहीं लेंगे। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट जन्म लेंगे। और उसमें हमें कैसे याद रहेगा ये सब चीजें कि हम ध्यान करने से ये सब होता है, फायदा होता है? क्या कोई हमें, क्योंकि हम इससे सब भूल जाते हैं, तो कोई हमें बताएगा उस टाइम पे कि हाँ आपको, आपने यहाँ ध्यान किया था उससे ये फायदा होता है और आपको करना चाहिए आगे। तो ये सब पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है। जब हम ये सभी अवेयरनेस के साथ करते हैं ना, तो ये सभी बातें भी हमारे मनोमय कोश में रिकॉर्डेड रहती है। आज हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम आज से ध्यान नहीं कर रहे हैं, पिछले कई जन्मों से इसका लिंक हमारे साथ है। जी। हम कई सारे जन्मों में ध्यान करते आए हुए हैं, इसीलिए तो हम अवेयरनेस के साथ यहाँ पर ध्यान करके ज्ञान प्राप्त करने की एजुकेशन सिस्टम जो होती है वैसे ही एक फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो भी आप पढ़े हो उसी का एलोबरेटेड वर्जन आपको सेकंड स्टैंडर्ड में मिलेगा, है ना। जी। सेकंड स्टैंडर्ड में जो भी आप सीखे हो उसके नेक्स्ट फॉर्म थर्ड स्टैंडर्ड में मिलेगा, है ना। वैसे ही हमारी हर एक जन्म की कर्म जो होते हैं वैसे ही कैरी फॉरवर्ड, और एजुकेशन सिस्टम के जैसे ही इस जन्म में मैंने इतना सीखा तो इसके आधार पर और क्या मुझे सीखने को मिलेगा यहाँ पर, ऐसे सोचते हमारे आत्मा बढ़ती जाती है। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में हम बढ़ते हैं ना, वैसे ही इन जन्म प्रक्रियाओं में हमारी आत्मा बढ़ती जाती है। जी, लेकिन हमें तो याद नहीं रहता ना, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता। याद तो नहीं, हाँ रिकॉर्ड है उसमें याद रहता है, लेकिन वो हमें फिर वहां जाने के बाद पता चलता है कि हमने, और फिर अगर हमें यहाँ पता ही नहीं है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ज्ञान ये ले चुके हैं, हमें ये नहीं लेना, कुछ और लेना है। तो बिल्कुल बिल्कुल, परिस्थितियां ऐसी आती रहती है। सिचुएशंस जो है वो हमारे प्राणमय शरीर से ही तो क्रिएट हो रहा है ना। तो ये सभी ऐसे ही क्रिएशन रहता है। जैसे कि पत्री सर हमेशा बोलते हैं, आपके हर काम की जिम्मेदार आप ही है। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, है ना। तो मतलब यही है, हमारी हर एक सिचुएशन को हम क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हमें मालूम पड़े पिछले इतने सीखा था मैंने, इसके आगे की मुझे सीखना है, इसकी लिंक यहीं पर है, यही तो ज्ञान है। इसी का आगे का वर्षन सीखने के लिए ही तो हम हमारे सारे जो सिचुएशंस है हम खुद क्रिएट करते हैं। लेकिन हम भूल गए होते हैं ना, तो ये लिंक में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा नहीं, कई बार कई जन्म लग जाते हैं। हमारे हर एक सिचुएशंस के पीछे बहुत ही कारण रहती है। कोई काम यहाँ पर नहीं होता है, हर एक काम के पीछे बहुत सारा कारण रहता है, उसको हमें ऑब्जर्व करके हमें समझना है, इससे हम आगे चल सकते हैं। मैम वो जीवात्मा जगत की नियम वाली बुक जो है उसमें जो लिखा था कि हम जो जीवात्मा जगत में रहते हैं तो वहां पे प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है, इसलिए हम पृथ्वी पे आते हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वी पे आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर ऐसा उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि हम गलत चीजें करके हम अपने कर्म और बढ़ा दें और डिग्रेड कर जाएं।
तो हाँ हम वहां पे चलो धीरे प्रोग्रेस होती है, तो हम वहां पे क्यों नहीं सोचते कि वहीं पे कर लें, चलो धीरे धीरे हो रही है लेकिन वहीं कर लेते हैं। यहाँ पे आगे कहीं से पता चले और नीचे गिर गए, फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो और ये भी मेरे को समझ में नहीं आता, कुछ लोग हैं कि जो जन्म से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं और बहुत जल्दी इसमें आध्यात्मिकता में आ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको लास्ट मोमेंट तक के समझाते रहो कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, वो नहीं करते। तो इसका रीजन में ये है कि वो ये कहते हैं ना कि आत्मा अभी यंग एज में है, वो फिर ओल्ड एज में जाएगी तब जाके वो ध्यान सीखेगी, इसका यही रीजन होता है। हाँ बिल्कुल मैम। जैसे कि हम देखते हैं ना यहाँ पर इस शरीर में आने के बाद बच्चे रहते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हम्म हैं, और फिर बड़े होकर शादियां करते हैं, हमारी जिंदगियों को संवारते हैं, और बूढ़े हो हम्म जाते हैं और शरीर छोड़ते हैं। यही तो है ना हमारी प्रोग्रेस की रीति हम्म, से देखा जाए तो ऐसे ही है ना। हम हाँ पहले जी। शिशु बोलते हैं, हम्म शिशु, बाल्यावस्था, फिर आते हैं प्रौढ़ावस्था में, और हम्म, आते हैं युवावस्था में। जी। ऐसे ही है ना। हाँ और जी। वृद्धावस्था में। तो हम्म ऐसे ही हमारी आत्म की यात्रा भी वैसी ही रहती है। हम देखते हैं कई लोगों को कितना भी समझाओ वो समझते नहीं है। तो उनकी स्थिति कैसी रहती है, एक बालावस्था में, हम्म उनकी स्थिति बालावस्था में होती है। बच्चों को कितने भी समझाइए, वो खुद जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक वो समझते नहीं है, छोटे बच्चे, है ना। हम्म, हाँ जी। से वैसे ही उनकी आत्म की स्थिति ऐसी रहती है। और हम्म कई बार जन्म लेने के बाद उनको अवेयरनेस आती है, वो ऐसी नहीं है, ऐसी करना है। तो हम्म प्रौढ़ावस्था में आ गए, और यहाँ पर भी कई सारे जन्म लेते हैं। ये सभी प्रक्रिया है ना, ये एक जन्म में होने वाली नहीं है। आज हम यहाँ पर ध्यान करते आए हुए हैं तो इसका मतलब है हमारे कई थाउजेंड्स ऑफ जन्म हो चुके हैं। हम्म, आज हम यहाँ पर हैं तो इसका मतलब है हमारे कई जन्म हो चुके हैं, और लास्ट स्टेज पर हमें ये ध्यान मिला हुआ है। ओके। तो ऐसे आत्म की स्थितियों को समझ सकते हैं हम। तो मीन्स ये है कि अब इस जन्म के बाद, अभी हमने ध्यान किया है तो इस जन्म के बाद जो जन्म होगा उसमें हम ऑटोमेटिकली ध्यान में जाएंगे ही। बिल्कुल ये ये बिल्कुल। तो नहीं है कि हम फिर से भूल जाएं और फिर गलत चीजों में पड़ गए फिर अपनी लाइफ को वो कर लें। वो भी रहता है। अगर किसी ने आपको अवेयरनेस देने की कोशिश की, लेकिन हम्म आप कनेक्टेड नहीं हो पाए, अपने हम्म लाइफ में ही आप डूब चुके हो, तो फिर से ये कट हो जाता है, और फिर एक बार जन्म लेना पड़ता है, और किसी ना किसी एक जन्म में वो लिंक जरूर मिल जाती है, और उससे आगे बढ़ते हैं ऐसे। तो फिर तो मैम वही हो गया कि हम जैसे कहा अभी बच्चा है, तो हम अगर अब ध्यान करके भी नेक्स्ट जन्म में भूल गए हैं, तो फिर तो वो बच्चे वाली स्टेज आ गई, फिर उसके बाद बच्चे फिर। बच्चे वाले सीरीज जैसा नहीं रहता। आप 5वें फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ के आए हुए हैं और भूल गए हैं, हम्म तो एक जन्म में आपको लिंक मिल गया ध्यान का। हम्म, तो वहीं से स्टार्ट होता है, फिर से पहली स्टैंडर्ड से ही नहीं। वो फिफ्थ ओके। स्टैंडर्ड बंद हुआ था ना, तो फिफ्थ हाँ, स्टैंडर्ड आगे सिक्स स्टैंडर्ड, ऐसे कनेक्टिविटी आता है। ओके। और इसी बीच हमने एक जन्म में अगर गलत कर्म कर दिए, बहुत ज्यादा वो हो गए, फिर ये हाँ, कर्म गलत नहीं होती है मैम, कोई जी। कर्म गलत नहीं है। वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए ऐसे काम करते रहते हैं। ओके। जब हम आत्म की स्थिति में देखते हैं तो हम्म यहाँ पर कोई
अच्छी या बुरी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक्सपीरियंसेस है। और इन एक्सपीरियंस की वजह से ही हमारे वो कर्म बनते हैं ना, तो उन Yes. कर्मों का, हाँ, उन कर्मों का ये है ना कि वो फिर कर्म उतारने मुश्किल हो जाते हैं। नहीं, अब जैसे मुश्किल हम नहीं। 5% अब हम कितना भी ध्यान करें, चाहे कुछ भी करें, सिर्फ 5% ही कम होंगे या फिर पूरे ही हद खत्म हो सकते हैं? ज्यादा भी कर सकते हैं। जब हम डिसीशन लेंगे, मुझे एक जन्म अंतिम जन्म बनाना है, मुझे मुक्ति चाहिए, ऐसे हम डिसीशन करते हैं ना, जी, तब से लेकर हमारी ज्यादा के ज्यादा कर्म क्लियर होने लगता है। और सिर्फ ऐसे ही क्लियर नहीं होती है मैम, हमें जी, अवेयरनेस के साथ इन सबको डील करना पड़ता है। ओके, हमारे फिजिकल लाइफ में हमें इन सब के बारे में, इन सब के साथ अवेयरनेस के साथ, जैसे कि मैंने बताया ना, बीमारी आई हुई हो, हम गालियां देने लगते हैं, अरे ये मुझे ही क्यों आए बीमारी, यस, ऐसे होते हैं ना। इन हाँ सब जी, से कटता नहीं है, बढ़ता है। ओके, तो ऐसे अवेयरनेस हमें रखना है। कोई हमें गालियां दी तो हमें समझना है, मेरे कर्मों का हिसाब ये चुकता कर रहे हैं, तो मुझे क्या है, इनको थैंक्स बोलना है। ओके, तो बोलते हैं ज्ञान। हम्म, ऐसे ओके, अगर के साथ हम चलेंगे तो बिल्कुल इजी वे से हम क्लियर कर सकते हैं। जी, ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने अच्छे से समझा। क्लियर मैम? यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। जैसे कि भगवत गीता में भी यही तो बातें बताया गया है मैम, ज्ञानादि दग्ध कर्माणाम, ये कृष्ण ने बार बार कहा है। ज्ञानादि दग्ध कर्माणाम, कर्म को दग्ध करना है, खत्म करना है, तो क्या करना है, ज्ञान से जीना। लेकिन हम क्या समझते हैं, भगवत गीता पढ़ने से हमारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, ऐसे समझते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भगवत गीता में जैसे जीना है इसको बताया है ना, हमें जीने का तरीका बताया गया है भगवत गीता में, कैसे जीना है, कैसे कर्म करना है, कैसे हमें इन सभी कर्मों को अर्पण करना है। ऐसे हम समझते जाएंगे तो हम बिल्कुल कर्म से बाहर आ सकते हैं। यही तो ज्ञानादि दग्ध कर्माणाम का मीनिंग होता है। सही है ना? यस मैम, और किसी यस की कोई यस मास्टर, किसी और को, पवन जी आपको कुछ कहना है तो बोलिए। पवन जी। मैम थैंक यू। मैम जो जैसे बात चल रही है, तो मैं भी इसमें अपना व्यूज रखना चाहूंगा कि मैम ध्यान से ना, ध्यान से कर्म नहीं करते, कर्म करते हैं कि ध्यान से जो हमें अवेयरनेस आएगी, जो हमारी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, प्लस हमें लाइफ कैसे जीनी है, तो उससे शायद ज्यादा वो होता है ना ध्यान जो, क्योंकि ओनली ध्यान से कहते हैं कि ध्यान से कर्म कटेंगे, लेकिन ध्यान से कर्म, हाँ जी एग्जैक्टली, मैम यही है ध्यान ना। करने से हमारे अंदर अवेयरनेस जागृत होती है, हमें कैसे हाँ जी, हाँ जी, जीना हाँ है, जी। बातें सही क्या है, गलत करनी है। क्या है। हाँ, इसकी अवेयरनेस आती है तभी तो कर्म घटते जाती है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल?
ये सचिन दैया जी, शंभू जी, कोई सवाल नहीं? तो थैंक यू मैम, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू वेरी मच मैम। जी मास्टर। तो नहीं मैम, मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू। थैंक यू सर। मास्टर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा भी दिमाग में रहता है तो उसको रेज कीजिए, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी आप ज्यादा जान पाएंगे। मैम आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुबह मिल जाती है ना? हाँ, ये अगले दिन हमारी महाअवतार टीवी पे चल डाल दी जाती है। और महा महाअवतार, हाँ, महाअवतार टीवी पे इसको यूट्यूब पे डाली जाता है, तो वहां पे भी आप कोई भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कर सकते हो। जी मैम, जी मैम, थोड़ा सा एक्चुअल में बिजी शेड्यूल होता है, तो कभी ज्वाइन कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, तो मैम देखिए मास्टर, जितना ध्यान जरूरी है उतना ज्ञान जरूरी है। अगर हम ध्यान करते रहेंगे, आंख बंद करके बैठे रहेंगे, उसका पॉजिटिव नेगेटिव पहलू हमें पता नहीं होगा, तो हम आगे भी नहीं, अपनी ध्यान यात्रा को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब जैसे रूपा जी ने बोला है, अभी बताया है, जैसे उसको कि कैसे कटते हैं गर्म और कैसे ये है, तो वो अगर आपने ज्ञान नहीं सुना होता तो नहीं पता लगता ना। जी मैम। तो दोनों ही पार्ट बहुत जरूरी हैं। और जितना भी मतलब अगर यहाँ पे ध्यान करके चला भी जाता है, क्यूट कर जाता है, हो सकता है परिस्थिति, ऐसी परिस्थितियां होंगी, बट आप उसको यूट्यूब पे जाके चैनल देख सकते हैं, जी वहाँ पे सुन सकते हो, और वहां से ये ज्ञान आप मतलब ध्यान से सुनिए। मान लो क्वेश्चन आज नहीं रेज किया तो जब कभी दोबारा मास्टर ज्वाइन करेगा तब भी आप पूछ सकते हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। यस। जी, थैंक यू। तो मास्टर, धन्यवाद सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए इतनी पेशेंस के साथ। तो रूपा जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इतनी सुंदर, आप इतनी जानकारी इतनी बहुत सुंदर तरीके से बताते भी, वे ऑफ टॉकिंग भी बहुत आपका इम्प्रेसिव है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। मैम ये तो सुबह रिकॉर्डिंग प्लीज जरूर डाल दें। जी मैम, बिल्कुल डलती है रिकॉर्डिंग। ठीक, थैंक यू मैम। के नमस्ते मैम। नमस्ते शुभ सभी रात्रि। को, सभी को शुभ रात्रि।